सर जैसा कि अभी उपस्थित हैं एक अच्छा फिजियो हेल्थ केयर में और किस समस्या को लेकर के आप फिजियोथेरेपी में यहाँ पर ट्रीट कराने के लिए आए हैं और कितना दिन हो गया क्या बताएंगे? पहले नाम बताएंगे। मेरा नाम संजीव कुमार हुआ और मैं पटना सिटी निवासी हूँ। पटना सिटी के निवासी हैं जी। और क्या कुछ समस्या था आपके साथ जो? पैरालिसिस मैंने हो गया है। हाँ। लेफ्ट साइड काम नहीं कर रहा था। काम नहीं कर रहा है, कितना दिन हो गया आया हुआ? ऐसे तो हुआ था 5 दिसंबर को। हाँ? 5 दिसंबर को हुआ था। 5 दिसंबर को हुआ था। आपको यहाँ के बारे में किसने बताया? यहाँ के बारे में इसी रास्ते से रोज आते जाते थे, लेकिन हाँ। ये जानकारी मतलब ध्यान नहीं था मेरा। तो दवा हुआ खा के ठीक नहीं किए? दवा हाँ। दवा खाए तो डॉक्टर बोला कि दवा खाए, हाँ। ऐसा बात नहीं है, फायदा भी हुआ। हाँ। लेकिन 2-3 डॉक्टर के पास गए तो सब कह रहा कि ब्रेन का सर्जरी कराना पड़ेगा। हाँ। ये कितने दिनों से आपको ये समस्या है? ये हो कितना गया दिन हो 2.5 गया? महीना हो गया। 2.5 महीना हो गया है। अभी यहाँ के द्वारा आपको कितना दिन में बोला गया है कि आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा ठीक? यहाँ तो बोले हैं कि 10-15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और हम 3 दिन से करवा रहे हैं, बहुत फायदा। 3 दिन से करवा रहे हैं, बहुत ठीक फायदा। लग रहा है। बहुत कितना अच्छा। घंटा समय दिया जाता है? 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटा समय देते जी। हैं। और यहाँ की जो मैडम है, डॉक्टर साहब हैं, हाँ। बहुत अच्छी हैं। यहाँ का रिलीफ आपको मिल रहा है? हाँ, रिलीफ मिल रहा है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी हैं। तो अगले को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग आएंगे यहाँ पर फिजियोथेरेपी में? तो अगले को सजेशन नहीं देंगे कि वो भी यहाँ पे आए। हाँ। तो अपनी समस्या को लेकर उनकी समस्याएं दूर होगी। नमस्कार मैम, स्वागत है हमारे इस मीडिया टीम में। मैम सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे मैम? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरभि वाजपेयी हुआ। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। फिजियोथेरेपी के रिगार्डिंग या डिजीज के रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मेरे क्लिनिक पे डायरेक्ट आ सकते हैं और मेरे से कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। जरूर क्लियर होगा मैम। और सबसे पहले हम जानना चाह रहे हैं कि कितने सालों से आप ये चला रही हैं? वैसे तो मेरी क्लिनिक को 2.5 ईयर हुए हैं अभी, बट इससे पहले मैं कॉर्पोरेट फील्ड में थी। पर मैंने सोचा कि अब कुछ सोसाइटी के लिए भी करना चाहिए और भी लोगों के लिए हमें बताना चाहिए कि फिजियोथेरेपी क्या है, तो फिर मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करी है। मैम 2.5 इयर्स जो बीत गए हैं उसमें क्या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? क्या कुछ फीडबैक देंगे? कॉर्पोरेट के जॉब के कंपेयर करेंगे अगर आप क्लिनिक में तो बहुत सारे डिफरेंसेस है। फिजियोथेरेपी मतलब कॉर्पोरेट मतलब जो हम हॉस्पिटल वर्क करते हैं उसमें और एक प्राइवेट क्लिनिक में पेशेंट को देखने में बहुत सारे डिफरेंसेस है। खासकर फिजियोथेरेपी की अभी उतनी अवेयरनेस सोसाइटी में है नहीं। लोगों को जैसे मालूम ही नहीं फिजियोथेरेपी क्या है। कुछ के पास जाइएगा तो वो बोलेंगे कि फिजियोथेरेपी क्या, ये तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, हाथ पैर हिला लेंगे, कुछ भी हो जाएगा। ये मसाज का भी मसाज भी बोलते हैं कुछ, मतलब एक मालूम नहीं है कि फिजियोथेरेपी क्या है। जनरली सोसाइटी को यही पता है फिजियोथेरेपी मतलब हाथ पैर हिलाना, हो गई फिजियोथेरेपी। बट मेन फिजियोथेरेपी होती क्या है, किस तरीके से हम लोग डिजीज बेस्ड रिहैबिलिटेशन करते हैं, मीन्स एक्सरसाइज के थ्रू हम लोग किस तरीके से डिजीज को क्योर करते हैं, वो होती है फिजियोथेरेपी। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजियोथेरेपी करवाएंगे, अगर हाथ टूट गया तो फिजियोथेरेपी करवाइए, चोट लगी तो फिजियोथेरेपी करवाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारा बहुत ही ज्यादा ब्रॉड फील्ड है। स्पेसिफिक बहुत ही तरीके के हमारे स्ट्रीम है, जैसे ऑर्थोपेडिक्स में, न्यूरोलॉजिक्स में, खासकर बच्चों में, पीडिया केसेस में। आजकल आप लोग बहुत देख रहे हैं, अरे सीपी चाइल्ड है, जनरली सुनते हैं हम लोग सोसाइटी में, सेरिब्रल पाल्सी हो गया, बच्चों को फिजियोथेरेपी करवाओ, अरे पैर टेढ़ा हो रहा है फिजियोथेरेपी करवाओ। तो सिर्फ ये एक हाथ पैर सीधा करना ही नहीं है, एक तरीके का आपको पुराने वर्क फॉर्म में लेकर के आने के तरीके को हम लोग फिजियोथेरेपी बोलते हैं। मैम फिजियोथेरेपी से संबंधित किस किस तरह का रोग आते हैं ताकि लोग आए तो फिजियोथेरेपी में ये चीज लेकर के आए कि नहीं ये चीज का संबंधित जो यहाँ पे इलाज होता है, मतलब इलाज नहीं कहेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट जो भी हो तो उसमें क्या कुछ आते हैं मैम, ऐसा क्या होता है? फिजियोथेरेपी फील्ड में हम लोग ऑर्थो पे भी काम करते हैं। ऑपरेशन के बाद जैसे कि आपको फ्रैक्चर हो गया, कोई इम्प्लांट लगा हो, उसकी भी फिजियोथेरेपी यहाँ पे होती है। ब्रेन हैमरेज हो गया, हेड इंजरी हो गई, पैरालिसिस हो गया आपको, उसकी भी फिजियोथेरेपी होती है। स्पोर्ट्स इंजरी, क्रिकेट खेलते समय अगर आपको चोट लगी, फुटबॉल खेलते समय आपको चोट लगी, उसकी भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। बच्चा लेट क्राइंग है, मीन्स डिलेड माइलस्टोन हो गया, जैसे बच्चा समय से बोल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, अपना एक्टिविटी नहीं कर पा रही, उसकी भी फिजियोथेरेपी है। या कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, उसकी भी फिजियोथेरेपी है। ऑटिज्म में मैम किस तरह से फिजियोथेरेपी कारगर होती है? क्या ऑटिज्म उसे में पूर्ण देखिए तरीके से तो ठीक करने में कारगर है? जी, ऑटिज्म में हम लोग एक रिहैब कर सकते हैं, पर कंप्लीट हम लोग ऑटिज्म को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। उनको हम लोग एडीएल सिखा सकते हैं कि तुम्हारा काम है ब्रश करना, तुम ये करोगे तो ऐसा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ऑटिज्म में जनरली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम होता है। हमारा रोल सिर्फ हाथ पैर को सीधा करना और थोड़ी सी एक्टिविटी सिखाने में रहता है।
मेन ऑटिज्म में हमारा बहुत मैम मेन रोल नहीं स्पोर्ट्स है। में जैसे कि आपने बात किया तो स्पोर्ट्स इंजरी में जब भी प्लेयर खेलते हैं तो उसमें जो है अगर वो मेडिसिन लेकर भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं, फिर वहाँ में फिजियोथेरेपी का क्या? स्पोर्ट्स इंजरी इंस्टेंट आपको एनर्जी लग जैसे कि इंजरी हुई आपको इंस्टेंट उस समय तो तुरंत दवा लीजिएगा तो तुरंत असर नहीं करेगा, बट हम लोग फिजियोथेरेपी में जैसे कोल्ड कंप्रेशन दी, अचानक पेशेंट को चोट लगी, कोल्ड कंप्रेशन देने के बाद क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए पेन आपका रिलैक्स हो जाता है, या कोई हमारे लिगामेंट या मसल्स हमें लग रहा है कि अरे जैसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं अरे चलते चलते मेरा नस चढ़ गया, तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं मैनिपुलेट करते हैं उस चीज को या फिर मोबिलाइज करते हैं, तो इंस्टेंट मतलब खेलने लायक आपको बना दिया जाता है तत्काल ही। तो सबसे बड़ी सवाल है कि मैम आज लोग एलोपैथी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि तुरंत भर में अपने आप को ठीक करना चाह इंस्टेंट रहे हैं। रिलीफ के लिए तो फिर क्या कुछ फ़र्क रह जाएगा? फिज़ियोथेरेपी को अपनाना ही क्यों ज़रूरी है? फिर तो एलोपैथी से सब निवारण हो जा रहा है ना? एलोपैथी से आपका इंस्टेंट रिलीफ तो है पर वो लॉन्ग लाइफ तो नहीं है। हाँ। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको कि किस जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, किसी का घुटना चिपक रहा है, ग्रेड 5 में है तब तो आप नी रिप्लेसमेंट करवा लीजिए, उसमें तो हमारा भी कोई बहुत चारा नहीं है, बट जब अगर हमारा नी ग्रेड 1 आर्थराइटिस की तरफ है तो हम लोग एक्सरसाइजेस के थ्रू उसे बचा तो सकते हैं, क्या मसल्स सर्जरी को। से बचा जा सकता है मैम फिज़ियोथेरेपी में? बहुत सारे केसेस में हम लोग सर्जरी से बच सकते हैं, जैसे पीआईवीडी हो गए, डिस्क प्रोलैप्स वगैरह आपका अगर प्रॉब्लम है, अगर बहुत लेट ग्रेड है, सा 5 ग्रेड 4 ग्रेड है आपका, जब मैंडेटरी है तब तो आपको करवाना ही करवाना है, बट अगर इनिशियल माइंड रेट पे है, माइल्ड है आपका, तो आप एक्सरसाइज से इसे 100% क्योर कर सकते हैं। मैम अगर महिला जो है अगर प्रेग्नेंट होती है तो उस समय जो उनका फिजियोथेरेपी किस तरह से कारगर होती है? क्या वो आगे डिलीवरी समय ये फिजियोथेरेपी उनका काम आती है? बिल्कुल, हम लोग तो प्रेगनेंसी में पूरा प्रेगनेंसी मेनोपॉज़ जी, में जी, कहना जी। हाँ। प्रेगनेंसी में हम लोग जो प्रीनेटल केयर जो हम लोग प्रेगनेंसी में करते हाँ। हैं जी, प्रेग्नेंट वुमन का जनरली आपके लाइफ़स्टाइल को सुधारना, अच्छे से बच्चे को कैरी करना और साथ में नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लेकर के जाना, ये हमारा फिजियोथेरेपी का मेन रोल होता है हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए मेन रोल होता है। मैम अब ऐसे में जानना चाह रहे हैं कि मैम किस तरीके से जो है आज का जो खान-पान जिस तरीके से रोल लग रहा है, तो क्या कुछ फिजियोथेरेपी में जो है जिस तरह का समस्या किस तरह की समस्या लेकर के आता है? तो खान-पान, जंक फूड जो ये सब सारा चीज़ का सेवन क्या ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है जी, जी, बिल्कुल। फिजियोथेरेपी? बिल्कुल, बहुत हाँ। बड़ी समस्या हमारा लाइफ़स्टाइल, हमारी फूड हैबिट ये सारे हमारे बोन को, मसल्स को बहुत वीक कर रहा है। मेरे पास जितने भी अभी तक पेशेंट आए हैं या जो नॉर्मल रिसर्चेज़ में देखिएगा अभी यंगस्टर ज़्यादा आते हैं, नेक पेन या बैक पेन लेकर के, प्रोलॉन्ग क्लासेस में बैठना हो गया या गर्दन झुका करके फ़ोन या टैब पे काम कर रहे हैं, ऑफ़िस वर्कर हो गए, बैंकर्स हो गए, तो पुअर पोस्चर की वजह से जो होता है जो हमारा जो इंड्यूस्ड है, कोई बीमारी है नहीं, बस पुअर एर्गोनॉमिक्स की वजह से जो पेन हुआ। स्ट्रोक यानी लकवा उसको कैसे देखा जाता है मैम फिजियोथेरेपी में? कितना जल्दी उसको रिलीफ मिल सकता है? स्ट्रोक के केसेस में डिपेंड करता है कि स्ट्रोक में कौन-कौन सा लिम्ब आपका हेमिप्लेजिया है, क्वाड्रिप्लेजिया है, किधर का आपका पार्ट डैमेज है, और ये डिपेंड करता है जनरली पेशेंट टू पेशेंट रिकवरी में। कुछ पेशेंट तो काफ़ी अच्छे से बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, बट कुछ पेशेंट्स को थोड़ा-सा डिले रिकवरी के चांसेस होते हैं। न्यूरो कितना फिजियोथेरेपी और जनरल फिजियोथेरेपी में क्या कुछ डिफरेंट है मैम? बहुत नहीं, न्यूरो फिजियोथेरेपी के स्पेसिफिक ओनली फॉर द न्यूरो पेशेंट ये होता है, और जनरल फिजियोथेरेपी में हम लोग जनरल सारे पेशेंट्स को देख सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर नर्व कंप्रेशन है तो भी आप देख सकते हैं, और न्यूरो में क्या हुआ, हेड इंजरी है, स्ट्रोक है, जो भी, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की तरह जो पैरालिसिस है। ऐसे में आज क्या के कुछ दौर में मैम देखा जाता है कि छात्र लोग जो है जब स्टडी करते हैं लाइब्रेरियों में बैठते हैं तो उसमें जो है उनका रीच का जो है वो मूव कर जाता है। जी, जी। तो उस संदर्भ में उन छात्रों को किस तरह से जो है फिजियोथेरेपी ठीक करने में कारगर होती है और क्या कुछ छात्रों को सावधानी बरतनी चाहिए? स्टूडेंट्स के लिए जनरली हम बोलेंगे कि सबसे पहले स्टूडेंट्स या बैठने-उठने फिर जो का जी, ऑफिस में ऑफ़िस वर्कर्स हैं। वर्कर हो गए या स्टूडेंट्स हो गए, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सही तरीके से बैठना-उठना। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी बैठते हैं तो जो होता है स्लाउच पोस्चर में नहीं बैठना है। जब भी बैठिए स्पाइन को या नेक मसल्स को आपको रिलैक्स करके बैठना है। घर में क्या होता है आजकल ऑनलाइन क्लासेस का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। ऑफलाइन तो हम लोग घर में आलती-पालती लगा के भी बैठ के क्लासेस कर ले रहे हैं। लेट के भी हम टैब में, फ़ोन में अपना काम कर ले रहे हैं। पर जो पहले क्या होता था, हम लोग क्लासरूम में जाते थे, बाकायदा चेयर टेबल में बैठते थे या बेंचेस में बैठते थे, तो हमारा उसी हिसाब से वो सारी चीज़ें डिज़ाइन रहती थी। कि कितने एंगल पे झुकना है, कितनी देर बैठना है, कितनी देर आजकल क्लासेस भी बहुत लंबे टाइम तक हो रहे हैं। पहले एक सर्टेन ड्यूरेशन का होता था, इतनी देर क्लास करो फिर इतनी देर ब्रेक लो। अब क्या होता है 2-2 ढाई-ढाई घंटे लगातार क्लासेस ही हो रहे हैं। तो अभी जिस इसमें तरीके से समय चल रहा है मैम, तो अभी किस तरह का समस्या को लेकर के लोग फिजियोथेरेपी में आते हैं?
जनरली देखिएगा मेरे पास तो जीरियाट्रिक पेशेंट मीन्स ओल्ड एज पेशेंट मेरे पास ज़्यादा आते हैं, बैक पेन, नी पेन को लेकर के, जैसे मौसम बदलता है उसमें घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, ऐसे केसेस मेरे पास ज़्यादा आते हैं। क्या मैम अगर कोई इस तरह का जो जेनेटिक होंगे तो क्या जेनेटिक का कोई निवारण है? जेनेटिक का कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बस हाँ हम लोग उसको रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, बट परमानेंट में है तो फिजियोथेरेपी से इसका 100% सॉल्यूशन है। मीन्स हम लोग उस चीज को क्योर कर सकते हैं ताकि वो नेक्स्ट लेवल तक नहीं जाए। हम पीछे तो नहीं लेके आ सकते हैं, नेचुरल तो हम नहीं कर पाएंगे, भगवान तो खैर नहीं है, बट हाँ उसको इतना कर देंगे कि वो अपना एटलीस्ट काम कर सके और नी रिप्लेसमेंट से बच सके। हम कई बार ऐसा होता है कि घरों में बोला जाता है क्या फिजियोथेरेपी जाना है, क्या दवा खाना है, खुद से मालिश कर लेना है, सब घुटना में दर्द सही हो जाएगा। तो ऐसे में उन लोगों का जो ऐसा सोच है, ये कैसे उसको क्या कहते हैं? मालिश कभी भी घुटने को दर्द को आराम नहीं देगा। घुटने का जो तेल आजकल निकला हुआ है एनाल्जेसिक या जो भी, उसमें हमारे एक तरीके का पेन किलर एडेड रहता है, वो तो सर्टेन ऊपर से काम कर दिया, अंदर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। वो एक दिमागी रूप का एक आपका सुकून है कि हम तेल लगा लिए, ये दर्द वाली क्रीम लगा ली, अब हम आराम हो गया, पर वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मैम लगातार जो है फिजियोथेरेपी बहुत जगह है, बहुत लगातार। तो हम ये बात करना चाहते हैं कि यहाँ फिजियोथेरेपी में सबसे हटकर क्या कुछ है लोगों से? यहाँ पे है क्वालिटी टाइम। यहाँ पे हम लोग सबसे पहला मेरा इम्पैक्ट है कि एक काम एनवायरनमेंट, पेशेंट की बातों को सुनना, प्रॉपर डायग्नोसिस करना, पेशेंट को प्रॉपर टाइम देना और प्रॉपर सुपरविजन देना, ये मेरा प्राइमरी रोल है। मैम जिस तरह की से देखा जाता है कि जब ये एलोपैथी की ओर जाते हैं तो वहाँ पर जो है उन्हें खाने पीने के लिए एडवाइस किया जाता है या अवॉइड किया जाता है, तो क्या अगर वो फिजियोथेरेपी में आते हैं तो क्या उनको भी खाने के लिए एडवाइस जी, किया कुछ जाता कुछ केसेस है जैसे बीपी, शुगर को ध्यान रखते हुए कुछ फूड हैबिट हम लोग चेंज करवाते हैं। जैसे कुछ पेशेंट है उन्हें किसी चीज़ की एलर्जी है, हॉट चीज़ या कोई भी फूड हैबिट जिससे उनको एलर्जी है, वो सारी चीज़ें हम लोग बंद करवा देते हैं। बट जनरली फिजियोथेरेपी में कोई भी मशीन लगाते समय या कोई भी ट्रीटमेंट करते समय मेरी तरफ से कोई भी परहेज़ नहीं रहता है। अगर कोई ऐसी हिस्ट्री है उनकी, उस केसेस में मैं कुछ प्रिकॉशंस बताती आज हूँ। की दिनचर्या को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ मतलब ये करना चाहिए, अस्वीकार करना चाहिए, हटाना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें? बस हेल्दी फूड रखना है और अपने बॉडी को स्टक करके नहीं रखना है, मूवमेंट में रखना है। आज के दौर में मैम मोबाइलों की ओर ज़्यादा लोग देख रहे हैं और छात्र भी हर कोई। तो उस समय मोबाइल से जो साइड इफ़ेक्ट निकल रहा है, क्या कुछ बच्चों पर या फिर लोगों पर असर कर रहा है कि फिजियोथेरेपी इस चीज़ को ठीक करने में कारगर होती है? फिजियोथेरेपी बस सही तौर तरीका बताएगा आपको कि वो चीज़ आपको दोबारा ना करे, पोजीशन कैसे उठना है, कितना बैठना है, टेबल का हाइट कितनी होनी चाहिए, कितने एंगल पे नेक को रखेंगे, कितने एंगल पे कमर को रखेंगे, और कुछ बेसिक्स एक्सरसाइजेज जिससे आप मसल्स को टोन अप करके या स्ट्रेंथन करके रख सकते हैं ताकि उसका आगे पीआईबीडी या किसी भी चीज़ की तरफ आप बढ़े ना। कभी-कभी मैम ये भी देखा जाता है कि जो है एक्सीडेंटल केसेस में जो है किस तरह से फिजियोथेरेपी, अगर किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया है, फिर हाथ फ्रैक्चर हो गया, उस संदर्भ में जो है किस तरह से फिजियोथेरेपी ठीक करने में कारगर, क्या उस सिचुएशन में फिजियोथेरेपी के पास आना चाहिए या फिर जो है इमरजेंसी में जाना चाहिए? सबसे पहले अगर कोई भी आपकी इंजरी होती है तो आपको इमरजेंसी केयर करना है। फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर देखने के बाद वो ऑर्थोपेडिक डिसाइड कर देंगे कि प्लास्टर लगेगा या फिर कोई सर्जरी के थ्रू उनको गुजरना है। जब आपका कास्ट हट जाता है, मीन जब आपका प्लास्टर हट जाता है या सर्जरी हो जाती है और लैक ऑफ मूवमेंट होता है, वो खुद ब खुद फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफर कर देंगे। आईसीयू में फिजियोथेरेपी का क्या कुछ रोल है? आईसीयू में तो बहुत ही ज़्यादा मेन रोल है, खासकर चेस्ट को क्लियर करने के लिए, कंजेशन को बाहर निकालने के लिए, या कार्डियक पेशेंट में हम लोग देखते हैं जो पोस्ट सर्जिकल हमारे सीएबीजी वगैरह मीन्स बाईपास सर्जरी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें तो फिजियोथेरेपी का काफ़ी ही मेन लीड रोल है। लंग्स कैसे खुलेगा, जो भी कफ़े है, जो भी एक्युमुलेशन उसको कैसे थ्रू आउट करेंगे, वो सब जस्ट फिजियोथेरेपी के थ्रू ही होता है। मैम फिजियोथेरेपी से लगातार जुड़े आपने तमाम समस्याओं का निदान दिया मैम। अब यहाँ होली आने वाला है, एक संदेश तो बनता है लोगों के लिए फिजियोथेरेपी की ओर से, आपके तरफ से। अ, होली के लिए मैं सबको सबसे पहले तो बेस्ट विशेस दूँगी, होली को अच्छे से एन्जॉय करिए और सेफ रह के होली के लिए, ताकि